अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड नगीन अंजुम के साथ। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस हरसेल्फ। I have served in army for 32 years as gynecologist, and I have served in various stations. After retirement मैंने सिटी मेड हॉस्पिटल ज्वाइन किया है और मैंने कोई बहुत बिजी सेटअप नहीं लिया जस्ट बिकॉज क्योंकि मैंने ड्यूरिंग माय सर्विस मैं ये डेफिशिएंसी फील करती थी कि हमें बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स देखने पड़ते हैं, तो उससे ना हम खुद भी सेटिस्फाइड होते थे और मरीज़ को भी सेटिस्फाइड नहीं कर पाते थे। एट टाइम्स वी मे मिस सर्टन फैक्टर्स। डायग्नोसिस तो हम कर लेते थे सब कुछ और इमरजेंसी ट्रीट कर लेते थे, लेकिन मरीज़ की सेटिस्फेक्शन वाला पॉइंट रह जाता था। तो इसलिए अभी मैंने इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए फॉर माई ओन सेटिस्फेक्शन मैं जो मरीज़ देखती हूँ, आई डोंट सी पेशेंट एज ए मतलब एक औरत आ जाए, एक खाली औरत नहीं, आई सी पेशेंट एज ए कपल। मैं मरीज़ के मियाँ को भी साथ बिठाती हूँ और थ्रू आउट मरीज़ की जो मैं हिस्ट्री लेती हूँ, उसकी एग्जामिनेशन करती हूँ, अल्ट्रासाउंड करती हूँ इन फ्रंट ऑफ हिज हस्बैंड और फॉर हस्बैंड। फिर उसके बाद ये होता है कि जो भी उसको ट्रीटमेंट मैनेजमेंट प्लान है वो भी हस्बैंड के साथ डिस्कस होता है। तो इस तरह मैं फिर मरीज़ की डाइट, उसके सोशो इकोनॉमिक स्टेटस और उसकी जो हैबिट्स हैं, जैसे कुछ है वो लेडीज़ वो सो के 12 बजे उठती हैं, तो अब मैं मेडिसिन अगर सुबह दोपहर शाम लिखूंगी तो उसकी सुबह तो 12 बजे होती है। तो इसके हिसाब से पूरा मैं डिटेल लिखती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम होता है, उसके हिसाब से मैं मेडिसिन वगैरह एक कस्टमाइज्ड केयर। कस्टमाइज्ड केयर करती हूँ एज एन ओपीडी। सो मूविंग ऑन, हम थोड़ा सा जो है लेमन ऑडियंस को ये थोड़ा बता दीजिए कि व्हाट इज ऑब्स्टेशन एग्जैक्टली, कि होता क्या है? ऑब्स्टेट्रिशियन आम पब्लिक के लिए बेटा एवरीथिंग, वो डॉक्टर है जो एवरीथिंग रिलेटेड विद प्रेगनेंसी होगा राइट फ्रॉम द स्टार्ट। मतलब प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम्स और उसमें जो भी मसाइल आएंगे, खून की कमी होगी, फिर टिल डिलीवरी ऑफ दी पेशेंट, तो ये सारी ऑब्स्टेट्रिशियन डील करते हैं। जबकि गायनाकोलॉजिस्ट जो है वो और मसाइल जो होते हैं अदर देन प्रेगनेंसी जो लेडीज़ में होते हैं, मसलन विजाइनल डिस्चार्ज हो जाता है, पानी का आना और ब्लीडिंग ज़्यादा होना और अबॉर्शंस का बार बार होना, तो ये गायनाकोलॉजी में आ जाता है। तो ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनाकोलॉजिस्ट जो है ना वो कंबाइन एक ही डॉक्टर होते हैं। व्हाट मोटिवेटेड यू टू चूज दिस कैरियर? ठीक है, मतलब आपने क्यों ऑब्स्टेशन की तरफ ऑप्ट किया? ये फील्ड बहुत रिवॉर्डिंग है, बहुत रिवॉर्डिंग है। हाँ, अब लोग इसको कहते हैं कि बहुत हेक्टिक है, रातों को जागना पड़ता है, ये करना पड़ता है, लेकिन समहाउ मुझे ये बहुत एक्साइटिंग लगती थी जब मैं ड्यूरिंग माय मेडिकल कॉलेज में देखती थी कि बच्चे पैदा हो रहे हैं और ज़ाहिर है उसके साथ कॉम्प्लिकेशंस भी होती थी, भाग है, दौड़ है, मेहनत कर। इस फील्ड में ज़रा आप थोड़ी सी मेहनत और अटेंशन ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि 2 जानें होती हैं ना, तो आपको ज़रा थोड़ी सी अटेंशन ज़्यादा देनी पड़ती है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन ये बहुत रिवार्डिंग और वेरी हैप्पी फील्ड है। मतलब ज़ाहिर है कि जब एक किसी का बच्चा पैदा होता है वो अल्लाह ताला ने भेजा होता है बेटा, न्यू लाइफ हो, बेटा हो गया, बेटी हो गई और मरीज़ शुक्रगुज़ार हो, डॉक्टर साहब आपने किया, तो डॉक्टर साहब ने तो सिर्फ डिलीवरी की होती है, लेकिन इट्स अ वेरी रिवार्डिंग एंड हैप्पी फील्ड। तो लाइक आपने ये बीच में एमबीबीएस के दौरान ही आपने जी बिल्कुल, जब मैंने हाउस जॉब की थी उसी वक़्त से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं गायनी और ऑप्स में करूँ। जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी के जो केसेस होते हैं उनको आप कैसे डील करती हैं, एंड व्हाट आर द लाइक प्लान्स और प्रिकॉशंस आप सजेस्ट करती हैं मदर को? देखिए ये बहुत आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है क्योंकि जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं वो हमारे मुल्क में ना रिपोर्ट बहुत देर से करती हैं। अभी भी मैं ओपीडी में देख रही थी तो 2 पेशेंट्स आए जिन्होंने अपना फर्स्ट बेबी, उनका लॉस हो चुका है और अभी भी एक उसमें से डायबिटिक थी और एक हाइपरटेंसिव थी। तो जो हमारी हाई रिस्क केसेस है उनको बहुत हमें डिटेल से देखना पड़ता है, उनकी हिस्ट्री लेनी पड़ती है, फिर उनकी फैमिली को गाइड करना पड़ता है कि आप जो है ना इस मरीज को इस तरह का रेस्ट दें, क्योंकि घर का पता नहीं क्या सेटअप होगा, सास उसको रेस्ट करने देगी या नहीं There's so many देगी, factors. खाने का उनका क्या ट्रेंड है, सोने जागने का क्या ट्रेंड है। तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को मैनेज करने के लिए पूरी फैमिली को उसकी जो है मदर है हमारी जो डिलीवर जिसने करना है उसको सपोर्ट देनी चाहिए। दूसरी एक पॉइंट मैं हाईलाइट करूंगी कि एक्चुअली होता ये कि जो हमारे टर्शरी केयर सेटअप हैं उनमें एक तो ओपीडी में जो रश है वो जाहिर है जो हमारी प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे लेबर रूम्स दे आर फुल ऑफ पेशेंट्स और उसमें होता ये है कि एक डॉक्टर है या एक स्टाफ है और या चले कुछ 2-3 असिस्टेंट्स हैं उनके और मरीज बहुत ज़्यादा हैं, तो वो हाई रिस्क और लो रिस्क सब मरीज मिक्स हुए हुए हैं। वो उसमें ये हो जाती है प्रॉब्लम कि जो लो रिस्क है उनका किसी को ख्याल नहीं रहता, एज ए रिजल्ट वो डिलीवर हो रहे हैं और एब्सोल्युटली प्रायोरिटी हाई रिस्क हो जाती जी है। हाई रिस्क जाती है। तो उसमें और मरीज के इमोशंस का कोई ख्याल नहीं रहता, ना कोई रिश्तेदार में अंदर जाकर उसे मिल सकता है ना वो मिल सकती है, तो एज ए रिजल्ट वो मरीज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो मेरी ये एक सजेशन है कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो मेटर्निटी होम्स खोले, उसमें
एक्सपर्ट मिडवाइफ्स हों, एक गाना मैन व्हाट इज मैटरनिटी होम? मेटर्निटी होम जो जहाँ पे डिलीवरीज होती हैं ओनली, जबकि हॉस्पिटल है वहाँ पे सिजेरियन भी होते हैं, वहाँ पे गायनेकोलॉजिकल सर्जरी भी होती है, वो सारी होती है। तो मेटर्निटी होम्स में सिर्फ डिलीवरीज होंगी, उसमें हमारी एक्सपर्ट मिडवाइफ्स हों और एक डॉक्टर भी हो गायनेकोलॉजिस्ट, ताकि अगर किसी को फॉरसिप्स लगाना पड़ जाए, कोई मसला हो जाए तो वो शिफ्टिंग करनी पड़ जाए तो वो उसको केयर करे। इससे ये होगा कि उसको 1-to-1 केयर मिलेगी, क्योंकि वो इतना कॉम्प्लिकेटेड मसला नहीं होता। वो डिलीवरी का एक पूरा एक सिस्टम होता है, वो एक तरीका होता है, कार होता है, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज, वो तो अल्लाह ताला की तरफ से है एक निज़ाम। उसको हम जो करते हैं सिर्फ किसी को एक्सेलरेट कर देते हैं, किसी को कुछ कर देते हैं, पेन का एड्रेस कर लेते हैं। ये अगर हो जाए तो इससे बहुत आसानी होगी। अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सिटी मेड में मैंने ये किया हुआ है कि मरीज़ के साथ ना उसके हस्बैंड को भी हम अलाउ करते हैं, उसकी कोई करीबी बहन या माँ या सास जो ज़रा अच्छे दिल वाली हुई है ना, कि वो भी बेहोश हो जाए, तो वो उसके साथ रहती हैं, उसको हिम्मत हौसला देती हैं। हमारी भी मिडवाइफ साथ होती है, तो एज ए रिजल्ट वो मरीज़ बड़े आराम से डिलीवर हो जाती है। और जब मरीज़ के साथ कोई खड़ा होगा ना उसकी मदद के लिए, तो उसको एपिड्यूरल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एपिड्यूरल में आपको बताती चलो क्या आप पूछने वाले होंगे नेक्स्ट एक्चुअली देखिए पेन थ्रेशोल्ड जो है ना, अब जो हमारी न्यू जनरेशन वो एसी में रहने वाली आरामदेह ज़िंदगी की आदि, अब वो वाले तरीके तो रहे नहीं जो पुराने ज़माने में कि आटा भी गूंदना है तो वो मसाला भी पीसना है, एग्जर्शन पहले ज्यादा अब वो नहीं करती हैं अक्सर, तो उनका पेन थ्रेशोल्ड बहुत कम है। तो इस तरह से होता है कि जब मरीज़ को दर्दें तेज़ होती हैं तो उनकी कमर में एक टीका लगा देते हैं, तो उससे मरीज़ को पेन्स कम फील होती हैं, लेकिन उससे लेबरिंग टाइम बढ़ जाता है, लेकिन डजेंट मैटर, वो मरीज़ कंफर्टेबली। लेकिन वो सेटअप हमारे पास बहुत कम है। हमारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में एक्सपर्टीज एंड रश, तो ये है कि 2-3 हॉस्पिटल्स प्राइवेट सेटअप्स हैं जो ये करते हैं। हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इसकी फैसिलिटी नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर लो रिस्क और हाई रिस्क को अलग कर दें, हाई रिस्क डिलीवर और टर्शियरी केयर में, लो रिस्क डिलीवर और मैटरनिटी होम्स में, तो इससे एपिड्यूरल की जो है ना रिक्वायरमेंट बहुत कम इन द एंड पे दोनों पार्टीज को करेंगे, लो रिस्क हाई रिस्क, क्योंकि दोनों को क्योंकि केयर तो चाहिए ना, दे डिजर्व अटेंशन। तो वो उसके लिए फिर एक बेस्ट वो यही होगा कि हम दोनों को अच्छे से डिवाइड कर लें। बिल्कुल। अच्छा मैम, आजकल की यूथ में पीसीओएस और हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो क्या आप बताना चाहेंगे व्यूअर्स को कि पीसीओएस होता क्या है? अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये बहुत अच्छा आपने कहा, ये बड़ी एक मिसकंसेप्शन है। जो बच्चियां ना वो कहती है पीसीओएस एक बीमारी है, इट्स नॉट डिजीज, इट्स अ कंडीशन, और ये 18 सेंचुरी से है। लेकिन इसकी ना जीन एक्सप्रेशन अब हमारी लास्ट 2 डेकेड से बहुत ज़्यादा हो गई है ड्यू टू चेंज इन डाइट। तो इसकी जीन एक्सप्रेशन बहुत होने लगी है, और बच्चियों के मुंह पे बाल, दाने और मोटापा, ये चीज़ें, क्योंकि हमारा जो फूड का जो सिस्टम है वो बहुत चेंज हो गया। आपने देखा कि कितनी फूड चेन्स हैं जो खुल गई हैं हर जगह ऑलमोस्ट। अभी आप देखें ना पिंडी में, बाहर अमेरिका वाली, यूके वाली, सब फूड चेन्स हैं। पहले तो इस तरह की डाइट नहीं होती थी, सिंपल डाइट होती थी, तो इसलिए इस जीन का एक्सप्रेशन ज़्यादा हो गया। और ये भी मैं बताती चलूँ, जब मेरे पास मरीज आते हैं कि मुझे ये बीमारी होगी, तो मैं कहती हूँ नहीं, इट्स ए कंडीशन, आपको इसके साथ रहना है। आपकी अम्मी ने भी एक ज़िंदगी गुजारी, आपकी अम्मी या फादर से जो भी है ये जीन आई है, उन्होंने एक ज़िंदगी गुजार ली अच्छी, तो आप भी अच्छी गुजार लेंगी। बट इसको इस कंडीशन को लेके चलना कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए उसमें अब जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं आजकल के, बिहेवियर मॉडिफिकेशन नंबर 1 आती है। हमारी यूथ जो है वो ज़्यादातर रात को जागती हैं ड्यू टू जॉब्स, कोई टीवी ड्रामा, और दिन में वो सोते हैं, और फिर खाना उठे 12-1 बजे, फिर उन्होंने वो ऑर्डर डिलीवरी करवा ली, पिज़्ज़ा आ गया, बर्गर आ गया। तो ये सबसे पहले इसमें बिहेवियर मॉडिफिकेशन आती है, आपके सोने जागने के टाइम ठीक हो। फिर बैलेंस डाइट आती है। बैलेंस डाइट इसकी जिसमें आपके प्रोटीन भी हों, वेजिटेबल्स भी हों, थोड़े से कार्ब्स हों, एंड एक्सरसाइज। अगर जिन बच्चियों को ये प्रॉब्लम हो कि थोड़ा सा मोटापा, मुंह पे दाने, बाल, उसके लिए फिर दे शुड, मतलब वो फिर उन्होंने लाइफ लॉन्ग एक्सरसाइज करनी है, अपने आप को स्लिम रखना है, ठीक है, बैलेंस डाइट खानी है, तो उनकी ज़िंदगी आराम से गुजर जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मसला यहाँ पे आता है, ये 3 चीज़ें हमें एड्रेस करनी पड़ेंगी। क्या अगर हम डाइट इम्प्रूव करें और ये जो सारे प्रिकॉशंस आप कह रही हैं, हाँ, ये लें, तो इससे कोई प्रेगनेंसी और इस तरह की चीज़ों पे इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा? जी, बल्कि प्रेगनेंसी और उन चीज़ों में आसानी होगी। अगर एक पीसीओएस वाली मरीज़ वो होती है प्रेग्नेंट और वो मोटी है, तो ज़ाहिर है उसके रिस्क फैक्टर प्रेगनेंसी में बढ़ जाएंगे। यही मैं आपको कह रही हूँ कि वो अच्छी डाइट लेगी, सोने जागने का ख्याल रखेगी, एक्सरसाइज करेगी, तो जब वो प्रेगनेंसी होगी उसे, तो वो बहुत उसमें कॉम्प्लिकेशंस कम होंगी।
मैम ये जो टीन एज फीमेल्स होती हैं मोस्टली गायनेकोलॉजिस्ट को इन कंडीशंस की वजह से प्रेफर नहीं करती क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है, ऐसी चीज़ों को लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगी? बेटा एडवाइस तो मैं उनकी मदर्स को दूंगी। होता ये है कि जब एक बच्ची को पीरियड शुरू होते हैं ना तो वो एट द एज ऑफ 13 और 14 शुरू होते हैं। कुछ बच्चियों को जल्दी भी शुरू हो जाती है एट द एज ऑफ 10 ईयर्स और कुछ को लेट एट 16। तो जिनकी लेट होते हैं उनकी तो माएँ कंसर्न होकर भागी भागी हमारे पास आ जाती है। अच्छा, कुछ को जो जल्दी 11-12। अब होता ये है कि क्योंकि इमेच्योर साइकिल होती है, वो जहन से सारी वो होता है, पिट्यूटरी और एक्सेस एक बनता है, तो वो इमेच्योर सिस्टम होता है। तो एट टाइम्स होता है कि बच्ची को महीना महीना खून पड़ता रहता है, एक एक महीना, 2-2 महीने, 3-3 महीने पहले तो वो छुपाती, माँ को नहीं बताती, या अगर माँ को भी बता देती हो तो माँ डॉक्टर के पास लाते हुए बहुत टाइम लग जाता है। और बाय द टाइम वो बच्ची हमारे पास लाई जाती है वो पीली फटक, उसकी हीमोग्लोबिन 6 होती है। आप ये सोचिए कि एक अनमैरिड बच्ची की हीमोग्लोबिन 6, वो चकरा रही है, स्कूल में गिर रही है और पता चला 3 महीने से ब्लीडिंग हो रही है। तो माँओं को चाहिए कि वो देखें कि जैसे ही 10 दिन से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है वो फौरन डॉक्टर के पास ले आए। 2-3 महीने के लिए हमें हार्मोन्स उन्हें देने पड़ते हैं, और वो हार्मोन्स कोई ऐसी दवाई नहीं होती जो बॉडी में जाके नुकसान करे। वो हमारे वही हार्मोन जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं वो हम एक्सटर्नली दे के उसकी साइकिल को रेगुलर कर देते हैं और वो बच्ची ठीक हो जाती है। तो बच्चियों को डॉक्टर के पास लाने में देर नहीं करनी चाहिए। या चले अगर वो नहीं ला पा रही है, बच्ची नहीं है, तो माँ आके डिस्कस कर ले और फिर हम उसको गाइड कर दें कि फिर वो बच्ची को लाए, हम उसका अल्ट्रासाउंड कर लेंगे। तो मेरे ख्याल में बच्चों को ये माँओं की अवेयरनेस होनी चाहिए। मैम हाउ टू प्रिपेयर योर बॉडी फॉर फ्यूचर हेल्दी प्रेगनेंसीज? तो उसके लिए बेटा मैंने आपको ये बताना है कि हमारे मुल्क में ना आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत कॉमन है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, फिर हमारी जो है हमारी जो मुल्क है इसमें थैलेसीमिया ट्रेट भी है, कोई 5 to 6% ऑफ द पॉपुलेशन में वो अनडायग्नोज रहता है। तो वो बच्चियों की ना हीमोग्लोबिन वैसे ही कम होती है। ये हमें शुरू से इनकी हीमोग्लोबिन पे नज़र रखनी चाहिए। ब्लड सीपी बच्चियों का होना चाहिए और उनका आयरन जो एक सर्टेन लेवल पे उसका होता है वो उतना मेंटेन करना चाहिए। नंबर 2 बात ये कि हमारे मुल्क में ना ये कैल्शियम दूध पीना ये बहुत, हालांकि हमारा मुल्क वो है जहाँ पे गाय भैंसें और दूध वाला सिस्टम, बट आई डोंट नो, जो भी मरीज़ मेरे पास एंटीनेटल के लिए आती है और मैं उससे पूछती हूँ कि आप दूध कितना पीती है, तो कहती है मैं तो दूध पी ही नहीं सकती, मैं तो दूध पीती नहीं हूँ। तो मैं कहती हूँ क्यों नहीं पीती भाई, अभी आपने बच्चा पैदा, आपकी प्रेगनेंसी है, फिर आपने बच्चे को दूध पिलाना है, आप दूध ही नहीं पिएंगी तो कैल्शियम रिप्लेसमेंट, ये बच्चा आप ही की बॉडी से बनना है, आप ही की हड्डियों से कैल्शियम आनी है, आप ही के अंदर से आयरन आना है। एज ए रिजल्ट जो हमारे मुल्क में अभी हो रहा है ना वो ये हो रहा है कि वो दूध नहीं पीना ये हो जाएगा, कैल्शियम वो नहीं लेती हूँ। कुछ बच्चियाँ कह देती हैं हमें तो गोश्त से नफरत है, हम तो सिर्फ वेजिटेबल्स लेते हैं। तो मतलब एक अजीब अलमिया सा पैदा हो जाता है कि हमें फिर आर्टिफिशियली मतलब हमें एक्स्ट्रा उनको आयरन के इंजेक्शंस देने पड़ते हैं कि उनकी हीमोग्लोबिन हम मेंटेन करें। तो आपका जो सवाल है वो बहुत अच्छा है कि मतलब एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए एक यंग फीमेल में उसका आयरन स्टोर्स, हीमोग्लोबिन नॉर्मल होना चाहिए, उसकी कैल्शियम इंटेक बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि डिलीवरी के फ़ौरन बाद हर मरीज़ का ये हाल होता है, कमर में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, दूध बच्चे को पिला रही हैं, दूध वो पी नहीं रही, कैल्शियम इंटेक है नहीं, कैल्शियम बॉडी से निकलता जा रहा है, ऑलरेडी दे वर डेफिशिएंट इन कैल्शियम। तो वो हड्डियों का दर्द और ये, और 2-3 बच्चों के बाद वो औरत बिल्कुल ही एट द एज ऑफ 40-45 वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाती है। बैलेंस डाइट, वही मैंने आपको बताया, बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, टाइम से सोना, टाइम से जागना। आप अनहेल्दी चीज़ें ना लाएं तो आपकी वो, लेकिन बीइंग इन पाकिस्तान आपने हीमोग्लोबिन पे बहुत जोर रखना है क्योंकि एनीमिया हमारा बहुत बड़ा मसला है। और बच्चियां जब हमारे पास आती हैं उनकी तकरीबन ऑलमोस्ट सबकी हीमोग्लोबिन बहुत कम होती है। मैम कौन कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो हम ले सकते हैं, जैसे आपने कैल्शियम कह दिया, मैग्नीशियम, और कौन कौन से सब आयरन, मेरे ख्याल में फोलिक एसिड तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, फोलिक एसिड हमें लेना चाहिए। और हाँ नहीं, यंग एज से नहीं, चाइल्ड बेरिंग एज में जब वो आ जाएगी तो फोलिक एसिड लें, और कैल्शियम तो यंग एज से लें। आयरन के लिए आप देखें जब यंग है तो जाहिर है आपकी अगर हीमोग्लोबिन कम आई है अपने ब्लड टेस्ट तो फिर तो आप सप्लीमेंट्स लें। अदरवाइज देखें पालक है, आप पालक खाएं, सेब खाएं, गाजर खाएं, ये सारी चीज़ें आपको ये सारे एलिमेंट्स जो है ना प्रोवाइड करेंगी, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अब हम लोगों ने ये चीज़ें छोड़ दी हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स छोड़ दी हैं बच्चों ने हमारे, वो सिर्फ बर्गर और पिज़्ज़ा और इस तरह की चीज़ों में पड़ गए, तो उनसे वो सारी चीज़ें सप्लीमेंट्स पूरे नहीं हो रहे। अगर
अपनी डाइट को वो बैलेंस करेंगे जिसमें फ्रूट और वेजिटेबल्स शामिल होंगी, तो ये सारी चीज़ें खुद ब खुद पूरी हो जाएंगी। मैम जैसे अभी आपने टर्म्स ली जिनका हीमोग्लोबिन और एनीमिया, क्या आप एक्सप्लेन करेंगे ये है क्या? अच्छा, इस तरह से होता है कि जो आयरन की जब हमारे जिस्म में कमी हो जाती है ना फलात की, तो फिर और हमारी एक ब्लड में हीमोग्लोबिन लेवल हम एक मेजर करते हैं जो ये बताता है कि हमारी खून में आयरन की मिकदार कितनी है और हेल्दी, मतलब वो हमें शो करता है। तो अगर वो मिकदार कम हो जाए, जैसे लेट से 11 या 12 है और वो 10, 8, 9 हो जाए, तो उसे हम एनीमिया कहते हैं, यानी कि हीमोग्लोबिन हमारी कम हो गई है। जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं उसमें हम हीमोग्लोबिन लेवल मेजर करते हैं टू सी कि हमारा ब्लड की जो है वो जो उसमें आयरन की मिकदार और जो हमारी सारी, मतलब हीमोग्लोबिन पे सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, हमारी सारी वर्किंग डिपेंड करती है, हमारी ब्रेन की कंडीशन डिपेंड करती है, हमारी प्रेगनेंसी डिपेंड करती है कि जितनी अच्छी किसी की हीमोग्लोबिन होगी इतना वो हेल्दी एडल्ट होगा। अच्छा मैम, ये बताइए कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स को लेके जो है सोसाइटी में क्या परसेप्शन है, और बीइंग अ पाकिस्तानी यहाँ पर इस्लाम का काफ़ी एक रोल होता है, तो उसको आपके बारे में क्या ख्याल है? बेटे यहाँ पे इस्लाम तो कम और जहालत ज़्यादा है जो मैं कहूँ कि हमारी पब्लिक में। और जब भी किसी से मैंने कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बात की है, नो वन एग्रीज। अलमिया ये है कि कॉन्ट्रासेप्शन वो यूज़ नहीं करते, बट वेंस दे गेट प्रेग्नेंट तो वो आ जाते हैं और हमसे कहते हैं बच्चा ज़ाया करते हैं, वी डोंट वांट दिस बेबी, ये अनवांटेड है, ये हमने प्लान नहीं किया। अब अगर उस वक्त आप कहें कि आपने वो कॉन्ट्रासेप्शन क्यों नहीं ली, तो वो जी नहीं, आप वो छल्ला जो होता है वो ऊपर चढ़ जाता है, गोलियों से इंसान मोटा हो जाता है। तो अजीब अजीब मिसकंसेप्शन हमारी सोसाइटी में फैली हुई है। तो ये बहुत बड़ा आदमी है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी में कॉन्ट्रासेप्शन कोई नहीं यूज़ करता, बहुत कम यूज़ करते हैं। तो मतलब अवेलेबिलिटी है, पंजाब में तो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, हर जगह है, हम भी एडवाइस करते हैं। बल्कि अब तो एक बहुत अच्छा सा आ गया है कि जब हम सिजेरियन करते हैं, दैट इज सी सेक्शन, जो डिलीवरी बाय ऑपरेशन होती है, उसमें अगर हम पूछ लेते हैं और उसमें देखें बर्थ स्पेसिंग की बहुत ज़रूरत होती है, तो हम मरीज से इजाज़त ले लेते हैं कि अगर आप कहते हैं तो हम आपको वो प्लेस कर दें इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। और जो समझदार पेशेंट्स हैं वो कहती हैं जी कर दें, हम वो फिर रख देते हैं। बाद में 3 साल बाद, 4 साल बाद जब भी वो प्रेगनेंसी करना चाहती हैं तो वो नीचे से एक थ्रेड खींच के निकाल देते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्शन हमारे मुल्क में हर जगह अवेलेबल है, लेकिन बदकिस्मती से हमारी पेशेंट्स वो यूज़ नहीं करती और अजीब अजीब से मिसकंसेप्शंस हैं उनके रिगार्डिंग। कोई पॉपुलर मिसकंसेप्शन बता दें जो आप एड्रेस करना चाहेंगे? पॉपुलर मिसकंसेप्शन यही है कि सबसे सेफ, जो वो कहते हैं अच्छा डॉक्टर साहब आपका क्या ख्याल है सबसे अच्छी कौन सी होती है, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि कॉपर इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस सस्ती भी होती है, वो आती है हमारे पास और वो हम रख देते हैं। नॉर्मल डिलीवरी जिनकी हुई हो उसमें कोई ज़्यादा मसला भी नहीं होता रखने में, मरीज़ गोली भूल भी नहीं सकती, मतलब गोली भी नहीं, बट वो नहीं, ये जो छल्ला है ना वो मेरी ये ख़ानदान की थी, वो यूँ ऊपर चढ़ गया, वो सीने में चढ़ गया, वो पेट में घुस गया, तो ये इनकी बहुत है मिसकंसेप्शन। अच्छा मैम, जाहिर सी बात है कॉन्ट्रासेप्शन की बात करें तो एक क्रूशल पॉइंट आता है यहाँ पर इस्लाम का, क्योंकि जाहिर सी बात है एक दिन फॉलो करें लेकिन लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं होती और वो ये समझते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स इसलिए यूज़ करना गलत है क्योंकि इस्लाम इसको गलत करार करता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना है? ये तो मेरा बिल्कुल थिंकिंग क्लियर है इसके बारे में। इस्लाम में कुरान में 2-3 जगह इसका जिक्र है। एक तो हदीस है, हदीस में वो ये है कि जैसे वो एक मेथड होता है नेशनल मेथड जिसको क्वाइटस इंटरप्टस कहते हैं, उसका जिक्र हदीस में है। उसके बारे में सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछा था तो आप खामोश रहे थे, क्योंकि जब आप खामोश रहते थे तो उसका मतलब होता था कि इनकार नहीं है, और आपने कहा था जिस रूह ने आना है तो आ जाए। वैसे उस मेथड का फेलियर रेट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसका जिक्र हदीस में। दूसरी बात, सबको पता है वो वाली आयत जो कुरान में कि माएँ 2 साल अपने बच्चों को दूध पिलाएं, तो 2 साल जब वो दूध पिलाएंगी तो बर्थ स्पेसिंग का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। और फिर कत्ल औलाद का जिक्र है कि मुफलिसी की वजह से अपने औलाद को कत्ल ना कर दो, तो बर्थ स्पेसिंग है कि 2 years का आप दें। फिर क्वाइटस इंटरप्टस भी आ गया, यानी कि आप कोई यूज़ भी कर सकते हैं मेथड कि ना हो प्रेगनेंसी। तीसरा हो गया कि अगर प्रेगनेंसी होगी तो उसे ज़ाया ना करवाएं, ये कत्ल औलाद में आ जाता है। लेकिन इसमें इतनी कम अवेयरनेस है कि जब भी किसी को समझाती हूँ कि देखें ये कत्ल औलाद है, आप ऐसा ना करें। खैर कोई भी डॉक्टर तो वो ये नहीं करती, मिडवाइफ्स और जो LHV जो ये जिनको पता भी नहीं होता वो साइन करवा लेती हैं कि मरीज़ मरे या जिए उनकी जिम्मेदारी, तो ये अनएथिकल प्रैक्टिस है और जाती हैं औरतें करवाती हैं उनसे। तो ये क्योंकि ज़ाहिर है कोई भी डॉक्टर ये वाला काम नहीं कर सकती।
कि हम ये अनएथिकल काम, क्योंकि मरीज हमारे पास आते हैं कि हमारी ट्रीटमेंट करें, कि हमारे बच्चे हों। मैं उनको ये जवाब देती हूँ कि मेरे पास तो औरतें आ रही जिनके 10 साल से बच्चे नहीं, वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब इलाज करें, और कहाँ एक जिसका बच्चा है वो मैं ज़ाया करूँ, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये एक्चुअली हमारे मुल्क में जहालत, फिर मैं कहूँगी कि दीन की भी नॉलेज नहीं है। अगर दीन की नॉलेज होती तो बेटे बर्थ स्पेसिंग का तो साफ वो 2 ईयर्स का आ गया, बर्थ स्पेसिंग, और ये क्या कि अगर प्रेगनेंसी होगी तो उसे ज़ाया ना करें। फिर कॉटेज इंटरप्टेस का जिक्र हदीस से मिल गया। अच्छा, हम जैसे आप एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर ऑफिसर हैं, पहले सीएमएच में आप काम करते रही हैं, फिर ये सिटी मेड जैसे इदारे में आना, तो वाई चूज सिटी मेड? आप तो कहीं किसी बड़ी जगह भी जा सकती थी। एक्चुअली आई बिलीव इन एथिकल प्रैक्टिस, और वही फिर मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि मैं थोड़ा और क्वालिटी वर्क करना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी ऐसे इदारे में जाऊं जहां पे मुझे चंद घंटों में 100 मरीज़ देखने पड़े, और ना मैं खुद मरीज़ों को अच्छी तरह से एड्रेस कर सकूं, ना मैं उन्हें सेटिस्फाई कर सकूं। तो दैट्स वाई आई चूज़ सिटी मेड कि मैं थोड़े मरीज़ देखूं लेकिन क्वालिटी केयर दूं। नंबर 2 बात आती है एथिकल प्रैक्टिस की। मैं ये नहीं कहती कि हमारे सारे मैटरनिटी होम्स में या हॉस्पिटल्स में अनएथिकल प्रैक्टिस होती है, लेकिन टू सम एक्सटेंट वॉट एवर आई फील कि डॉक्टर जो प्रोफेसर रिफ़त है, जब मैं यहाँ आई और मैंने देखा कि मुझे, जब मैंने ऑपरेशन किया तो स्टार्ट से लेकर एंड तक हर चीज़ उन्होंने मुझे बिल्कुल नई दी, और इवन मेडिकेशन A1 हम यूज़ करते हैं, पायोडीन, मतलब कोई ये ऐसी चीज़ें हैं जो मैं टर्म्स तो नहीं यूज़ करूँगी, लेकिन इसका मरीज़ को नहीं पता होता। हम वो चीज़ें रीयूज़ नहीं करते, वो एक दफ़ा मरीज़ में यूज़ करके उसको फेंक दिया, तो उससे कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बढ़ जाती है। तो अगर हमने वो कॉस्ट कम करनी हो तो वो चीज़ें रीयूज़ भी हो जाती हैं एट सर्टेन प्लेसेस। बस अलमिया है, हमारे मुल्क का अलमिया है, गरीब मुल्क है, लेकिन अलमिया है कि इफ़ यू हैव टू सेव मनी तो आपको वो चीज़ें को रीयूज़ करना पड़ता है। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह देखा कि डॉक्टर रिफ़त इस चीज़ पे ना कंप्रोमाइज़ नहीं करती थी। हर दफ़ा नई ट्यूबिंग, हर दफ़ा नई कॉटरी, हर दफ़ा वो, तो मुझे एक ऑपरेशन करके पैसे बेशक कम मिलते थे, लेकिन मैं बहुत सेटिस्फाई होती थी कि एटलीस्ट मरीज़ के ऊपर हमने सही चीज़ें यूज़ किए हैं, और ये मुझे सेटिस्फेक्शन बहुत होती थी। फिर नंबर ऑफ़ पेशेंट्स मैं कम देखती हूँ, अपने क्वालिटी टाइम से देखती हूँ, और जब डिलीवरी होती है फिर मैं मरीज़ को नहीं छोड़ के जाती। ऑफ़िस में मैं बैठती हूँ, अपना काम करती रहती हूँ। उस मरीज़ के सर पे एक आया होती है, एक छोटी डॉक्टर होती है, ठीक है ना, और एक सिस्टर होती है। 3 लोग होते हैं एक मरीज़ पे। प्रॉपरली केटर्ड जी, होती है। और उसी के साथ ही हमारा अटैच्ड रूम है जिसमें उसका हस्बैंड बैठा होता है, माँ बैठी होती है या बहन। हम मरीज़ को बाहर भी लाते हैं, वो उनके साथ भी बैठती है, गुफ्तगू करती है। तो वो मरीज़ इतनी अच्छी, मेरे पास काफ़ी मेरी डॉक्टर कोलीग्स ने अपनी बेटी भेजी, कोई मेरी डॉक्टर्स आई, तो वो उनको ना हमने जब ये कवर किया ना सारा, तो आराम से उनकी डिलीवरी हो गई, एपिड्यूरल की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब जब मैं नहीं होती थी, अगर मुझे कहीं जाना पड़ गया तो प्रोफेसर रिफ़त बैठती हैं। तो हम मरीज़ को कभी छोड़ के नहीं गए जब वो लेबर में। का भी एक मेजर कंसर्न होता है, जी, लेट्स से बहुत। जो सिर्फ आपकी वजह से लोग आ रहे हैं, अगर आप ही एग्जैक्टली, फिर क्या? एग्जैक्टली। अब वो मरीज़ जो एक बुकिंग करवाई है उसने मेरे नाम पे, वो ढूंढ के आई है कि ब्रिगेडियर नगीन से डिलीवरी करवानी है, तो मैं डिलीवरी के वक्त छोड़ जाऊँ उसे किसी और डॉक्टर के पास, ये मेरा ईमान गवारा नहीं करता। तो इसलिए बीइंग सीनियर भी, लेकिन ये छोटी चीज़ होती है, डिलीवरी को लोग कहते हैं मिडवाइफ को करनी चाहिए, तो दाइयाँ भी कर लेती हैं। बट अगर एक मरीज़ मुझे दिखा रही है और वो कह रही है मैंने आपसे डिलीवरी करानी है, उसका कंसर्न है, तो ये मेरा एथिकल, वो मेरा एक वो बनता है, ठीक है ना, कि मैं जाऊँ और उसको डिलीवर करूँ। तो आई स्टे हियर। तो इसलिए मैंने कम काम रखा है लेकिन क्वालिटी वर्क रखा। ये तो आपकी कोड ऑफ कंडक्ट में बड़ी अच्छी चीज़ जी, है। अल्हम्दुलिल्लाह। लेट्स से कोई एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि उनके पेशेंट्स है, वो जाहिर सी बात है उन्होंने हर एक चीज़ को कंसिडर करके एक हॉस्पिटल में आता है। लेट्स से आप कभी किसी वक्त अनअवेलेबल होते हैं, तो जी, क्या प्रोटोकॉल्स जी, हैं? बिल्कुल प्रोटोकॉल्स हैं कि मरीज़ जो यहाँ पे बुक हो गया उसने यहीं डिलीवर होना है। मैं और प्रोफेसर रिफ़त एक दूसरे को कवर देते हैं। जब मरीज़ आती है हम दोनों साथ होते हैं, और मरीज़ का भी कंसर्न होता है कि अगर रात को 2 बजे आना हो तो हमने कहा हम दोनों, अक्सर दोनों आ जाते हैं। और अगर मुझे देखे खुशी गमी हर एक के साथ होती है तो डॉक्टर रिफ़त विल डिलीवर। और इसी तरह प्रोफेसर रिफ़त कभी गई हैं और वो मरीज़ देखने जाती हैं कश्मीर में, अपने एरिया में, तो मैं पीछे अवेलेबल होती हूँ, और मैं उतना ही कवर करती हूँ, उतना ही केयर देती हूँ जितनी डॉक्टर रिफ़त देंगी। तो ये हमारी एक बहुत अच्छी हार्मनी बनी हुई है कि उनके मरीज़ों को मैं कवर देती हूँ, और जब मरीज़ आता है तो उसने हम दोनों को देखा होता है, इसलिए उसके लिए कोई एक अजनबी डॉक्टर नहीं होती कि कोई नई डॉक्टर आ गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिटी मेड में ये आसानी है। अच्छा मैम, जाहिर सी बात है डॉक्टर बनने का हर एक को होता है, लेकिन डिफरेंट फील्ड्स आती हैं डॉक्टर्स में ना, तो फिर अब एमबीबीएस के दौरान आप जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्या आप सजेस्ट करती हैं कि उनको ऑब्स्टेट्रिशियन की तरफ आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, एंड व्हाई दिस फील्ड इज लाइक वर्थ इट? अच्छा, अब एक ये भी बहुत बड़ा ना, जो यंग जनरेशन है हमारी, वो गायनी से भाग रही है। ऐसे ही
कि वो कहते हैं कि नहीं नहीं इसमें तो रातों को जागना पड़ता है, और दे वांट टू डू सर्जरी एज वेल, तो वो सर्जरी के लिए सर्जरी में चले जाती हैं, और या वो आई में चली जाती हैं, और गायनी की तरफ बहुत कम डॉक्टर्स आ रही हैं। इट्स नॉट एट ऑल ए हेक्टिक फील्ड। अगर वो सर्जरी में भी जाती हैं, दे वांट टू डू सर्जरी, की सर्जरी से एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो जो गायनाकोलॉजी उसमें सर्जरी भी है। और जहाँ तक डिलीवरी का सवाल है, तो डिलीवरी में भी इतनी ज़्यादा, ये तो मैं आपको यहाँ का बता रही थी कि मतलब आई स्टे हियर, अदरवाइज मरीज़ को एज ए डॉक्टर, एज ए गायनाकोलॉजिस्ट हमने ये असेस करना होता है कि मरीज़ नॉर्मल डिलीवरी होगी या ऑपरेशन होगा। बाकी तो सारा कंडक्ट जो है वो मिडवाइफ करती है। तो ये नहीं कि वो ये समझे कि जी हमें सारी रात मरीज़ के सराहने खड़ा होना पड़ेगा। और ये इट्स ए वेरी रिवॉर्डिंग फील्ड, और फीमेल्स आर कंफर्टेबल विद द फीमेल्स, बट इट्स ए वे ऑफ लाइफ। ये एक वे ऑफ लाइफ है गायनी की। इसमें फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि एट टाइम्स आपको रात को 2 बजे भी उठ के जाना पड़ता है, और आप इसमें किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि आप डिले कर दें। जैसे सर्जन है वो सर्जरी डिले कर सकते हैं, हम डिले नहीं कर सकते। थोड़ा सा इसमें वो ज़्यादा पे करना पड़ता है टाइम, और थोड़ी सी कंसर्न ज़्यादा रखना पड़ता है मरीज से। अटेंशन डिमांडिंग है। बहुत ही रिवॉर्डिंग फील्ड है, और मेरे ख्याल में फीमेल्स को इस तरफ आना चाहिए। जो उनका कॉन्सेप्ट है कि जी 2 जाने एट रिस्क, ऐसी बात नहीं है। अगर आप मरीज़ को अच्छा मॉनिटर करें, अच्छी तरह से उसको डायग्नोज कर लें, तो इट्स नॉट। अभी तो गैजेट्स इतने आ गए हैं, पहले तो हमें कानों से सुननी पड़ती थी बच्चे की धड़कन, अब जो है वो CTG मशीन आ गई, वो बता देती है कि बच्चे की धड़कन ख़राब हो रही है, काफ़ी देर तक वो वैलिड होती है। तो पहले ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट उन्होंने टफ टाइम देखा, अब तो इट्स वेरी ईजी। तो अल्ट्रासाउंड आ गया है, उसमें फ़ौरन डायग्नोज हो जाता है, बच्चा सीधा है, उल्टा है, अवल नीचे है, ऊपर। तो थिंग्स लाइक दे आर सो ईजी नाउ। तो मेरे ख्याल में फीमेल्स को इस तरफ आना चाहिए। गायनी में भी बहुत सारे फील्ड आ गए हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज आ गई हैं, हो तो आगे मजीद स्पेशलाइज जी ART आ गई है, तो दे शुड कम। एक अच्छा एक एक्सपोजर भी मिल जाता है, टेस्ट कवर करना और फीमेल से इंट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। मेल गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन है दे आर वेरी मच कंफर्टेबल विद द फीमेल्स, तो फीमेल्स को आना चाहिए इस फील्ड में। अच्छा मैम, जो न्यूली डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, एंड दूसरा डॉक्टर बनने से पहले भी लोगों का कंसर्न ये होता है जब जाइनी परस्यू कर लेंगे, ऑब्स्टेट्रिशियन की तरफ आएंगे, तो कहाँ उनको फैसिलिटेट किया जाएगा या क्या स्कोप है इसका, तो इसको थोड़ा सा बताइएगा। सिटी मेड में इसको कैसे जो है ना चीज़ को लेकर चल। एक्चुअली डॉक्टर रिफत ने OPD के लिए, और वो डॉक्टर्स रखती हैं एमओस, जो MBBS के बाद डॉक्टर्स होती हैं, तो ऑलमोस्ट 6 मंथ और टू 1 ईयर यहाँ पे बहुत सारी डॉक्टर्स आई, और वो मेरे साथ OPD भी करवाती थी। तो समा उनका ना इंटरेस्ट डेवलप हो गया गायनी में। उन्होंने कहा ये तो हम तो वाइल डूइंग MBBS तो हम समझते थे गायनी बहुत ख़राब है, और ये मतलब इसमें टफ है, लेकिन समहाउ वी हैव फाइंड इट इंटरेस्टिंग। तो उन बच्चियों ने फिर पार्ट 1 किया गायनी में, और फिर उसके बाद ट्रेनिंग जो है उसको परस्यू की। तो जब वो आई यहाँ सिटी मेड में, अभी भी हमारे पास डॉक्टर्स हैं, उनको हम MCPS करवा रहे हैं, क्योंकि जब वो आई हैं तो उनका इंटरेस्ट डेवलप हो गया, देवर MBBS। तो एक बच्ची MCPS कर रही है, एक ने पार्ट 1 किया है। तो हम उनको फैसिलिटेट इस तरह से करते हैं कि मैं उन्हें OPD में सारा उनको सिखाती हूँ, डिलीवरी में वो मेरे साथ होती हैं, मैं उन्हें डिलीवरी सिखाती हूँ, सिजेरियन में उन्हें वॉशअप करवाती हूँ कि आप ये वॉशअप हो जाए, हिस्टेक्टमी करती हूँ तो उसके पॉइंट्स बताती हूँ कि ये स्ट्रक्चर है, और उनकी बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, और उनमें फिर वो आगे गायनी को परस्यू करते हैं।